नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। नोएडा से आ रही है। बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, सुरक्षा में भारी पुलिस बल रहा तैनात। स्टेडियम से हुई शौर्य यात्रा की शुरुआत। बजरंग दल के नेता सुरेंद्र जैन का आरोप, मौलानाओं पर लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नोएडा से आ रही है। बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, सुरक्षा में भारी पुलिस बल रहा तैनात। स्टेडियम से हुई शौर्य यात्रा की शुरुआत। बजरंग दल के नेता सुरेंद्र जैन का आरोप, मौलानाओं पर लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप। श्रद्धा हत्याकांड का भी किया जिक्र। रणनीति के तहत किए श्रद्धा के टुकड़े, ये कहना है सुरेंद्र जैन का। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रूप से नहीं होने देंगे सड़कों पर नमाज। पहले होता था, सड़कों पर अतिक्रमण आने वाले समय के लिए लव जिहाद चुनौती, भविष्य के लिए रहना होगा तैयार। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, सुरक्षा में भारी पुलिस बल रहा तैनात। स्टेडियम से हुई शौर्य यात्रा की शुरुआत। बजरंग दल के नेता सुरेंद्र जैन का आरोप, मौलानाओं पर लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप। साथ ही श्रद्धा हत्याकांड का भी किया जिक्र। कहा रणनीति के तहत किए गए थे श्रद्धा के टुकड़े, अवैध रूप से नहीं होने देंगे सड़कों पर नमाज। पहले होता था, सड़कों पर अतिक्रमण आने वाले समय के लिए लव जिहाद चुनौती। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए रहना होगा तैयार। बजरंग दल के 38वें स्थापना दिवस पर जुटे कार्यकर्ता। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नोएडा से आ रही है। बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, सुरक्षा में भारी पुलिस बल रहा तैनात। स्टेडियम से हुई शौर्य यात्रा की शुरुआत। और बजरंग दल के नेता सुरेंद्र जैन का आरोप है कि मौलानाओं जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। श्रद्धा हत्याकांड का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही कहा कि रणनीति के तहत श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे। इसलिए समाज को संगठित करना, राष्ट्र विरोधियों, इसका उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज का शौर्य जागृत करना है। आज समाज जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, कहीं लव जिहाद की चुनौती है, कहीं श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में बिखेरा जा रहा है, कहीं पर सोफियान जो है वो एक और लड़की को, निधि को 4 मंजिल ऊपर से फेंक कर मार रहा है। पूरे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब कोई हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार नहीं बनती। कहीं खुले में नमाज के नाम पर जगह घेरी जाती है, लोगों को तकलीफ दी जाती है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से किए गए ट्वीट में रामपुर की हार को बीजेपी और सपा की अंदरूनी मिलीभगत के परिणाम बताया गया था। इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस जीत से निराशा होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की और नेताजी ने सबका सम्मान लेकर मेलजोल की सौहार्द की जीत हुई है। बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से कैसे हटाया जाए। समाजवादी पार्टी और आजम खान कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलना चाहिए। जिन प्रत्याशी को टिकट दी गई थी वो बताएं कि किस आरएसएस के नेता या बीजेपी के नेता के कहने से टिकट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने वो उस प्रत्याशी को पार्टी से बाहर निकाला था बड़े आरोप लगा करके। उन्हें इस जीत से निराशा नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की और जो नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेल जोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की, नेताजी की जो अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है।
खबर बाराबंकी से है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पीएल पुनिया के नेतृत्व में बाराबंकी से अवध प्रांत क्षेत्र में आगामी 21 तारीख तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। अपने नेता को आता देख बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ गांधी आश्रम में इकट्ठा हो गई। नकुल दुबे के बाराबंकी प्रवेश करते ही भीड़ में मौजूद समर्थक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सर्वप्रथम समर्थकों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पीएल पुनिया का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नकुल दुबे ने गांधी आश्रम मैदान में पार्टी का ध्वजारोहण किया। यहां कार्यकर्ताओं के संबोधन की शुरुआत एक गीत हम होंगे कामयाब एक दिन गाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर यात्रा में शामिल होने का उत्साह बढ़ाया गया। नकुल दुबे जी से आग्रह करूंगा कि वो जो कि बाराबंकी क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम इस देश की आजादी को लेकर के रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया आदरणीय पीएल पुनिया साहब के नेतृत्व में कि आज हम सब लोग भारत जोड़ो यात्रा का अवध प्रांत का शुभारंभ बाराबंकी से करेंगे और वो हम लोग करने जा रहे हैं। और बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन नाले की हुई जांच, गुणवत्ता जांच के लिए नाले पर चलाया फावड़ा। बीजेपी के सदर विधायक ने फावड़ा चलाया। 2-3 बार से बिखरी निर्माणाधीन नाले की गिट्टियां मानक को ताक पर रखकर नाले का किया गया था निर्माण, यह आरोप लगा है। सदर विधायक प्रदीप चौधरी को शिकायतें मिली थी। नाले में लगाई जा रही सामग्री का भरवाया सैंपल। नगर पालिका क्षेत्र की राम विहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन नाले की जांच करने पहुंचे बीजेपी सदस्य विधायक प्रदीप चौधरी। जहां उन्होंने गुणवत्ता जांचने के लिए नाले पर फावड़ा चलाया तो 2-3 बार से ही निर्माणाधीन नाले की गिट्टियां बिखर गई। उन्होंने आरोप लगाया, शिकायत मिली थी कि मानक को ताक पर रखकर नाले का निर्माण कराया जा रहा है। सदर विधायक प्रदीप चौधरी को इससे शिकायत मिल रही थी इससे जुड़ी, जिसको लेकर उन्होंने नाले की जांच करने पहुंच गए। नाले में लगाई जा रही सामग्री का सैंपल भी लिया। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र की ये राम विहार कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माणाधीन नाले की जांच करने खुद बीजेपी सदस्य विधायक प्रदीप चौधरी पहुंच गए और फावड़ा उठाया और फावड़ा उठाकर निर्माणाधीन नाले पर चलाया, जिसमें 2-3 बार से ही उसकी गिट्टियां बिखर गई। बता दें कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निर्माणाधीन नाले में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब है, जिसको लेकर विधायक जांच करने पहुंचे और नाले में लगाई जा रही सामग्री का सैंपल ले लिया है। गाजियाबाद के विक्रम एन्क्लेव इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। तीसरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला ने बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। इस दौरान हवा चलने पर एक तौलिया उड़ गया और बिजली की तार पर जाकर लटक गया। महिला ने गीले वाइपर से बिजली की तार पर लटक रहे तौलियों को उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से करंट लगा और वो झुलस गई। आनन फानन में साहिबाबाद के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये मेरी सासू माँ है। और वो ये बिरला जेठ जी के पास रहती है अम्मा जी। तो कपड़ा गिर गया था तार के ऊपर, पता नहीं 12 उसकी हो गई बोर्ड। तो वो लड़की कपड़ा उतार रही थी ना, तो माता जी ने ना वो जैसे कपड़ा उतारी थी, माता जी ने उसको वाइफर पकड़ा दिया, कपड़ा हाथ में नहीं आया। तो माता जी ने वाइफर पकड़ाया लोहे का बड़ा वाला, वो उससे लड़की चिपक गई। फिर अम्मा उनको छुड़ाने के लिए चली गई तो अम्मा के भी चोट लगा, अम्मा भी गिर गई। एक महिला जो कि एक टॉवल थोड़ा सा सूखा हुआ था, कुछ गीला था, वो घर से उतरकर और जो सामने हाई टेंशन वायर और लो टेंशन वायर है उस पर जा गिरा। असावधानी से उन्होंने उसको एक वाइपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपके घर के आसपास से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है उसको किसी तरह से टच ना करें। किसी भी फॉर्म में आप वाइपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके गीले होने की संभावना है, अगर आप उससे टच करते हैं किसी भी गीली वस्तु को तो वो आपको करंट दे सकती है। जैसा उन महिला के साथ हुआ, वो एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक था उनको लगा, जबकि उनको अपनी समझ से उन्होंने एक वाइपर जैसी चीज जिसमें लकड़ी लगी होती है उससे उसको उतारने की कोशिश की थी, लेकिन नमी होने की वजह से उनको करंट लगा।
और उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी टीम की छापेमारी की सूचना, जिसके बाद उन्नाव के बाजारों में मची भगदड़। दुकानें बंद करके भागे सभी दुकानदार। छोटे चौराहे और केसरगंज की सभी मार्केटें हुई बंद। कपड़े की कई दुकानें हुई बंद। उन्नाव के मुख्य मार्ग में मचा हड़कंप। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। उन्नाव से आ रही है, जहां पर जीएसटी टीम की छापेमारी की सूचना व्यापारी को मिली थी, जिसके बाद वो दुकानें बंद करके वहां से भाग निकले, जिसके चलते बाजार सूने पड़ गए और छोटे चौराहे और केसरगंज की सभी मार्केटें बंद हो गई। कपड़े की कई दुकानें इस दौरान बंद रही। उन्नाव के मुख्य मार्गों में हड़कंप मच गया। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर जीएसटी टीम की छापेमारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद बाजारों में भगदड़ मच गई। व्यापारी जो है अपनी अपनी दुकानें बंद करके वहां से भाग निकले। छोटे चौराहे और केसरगंज की सभी मार्केटें इस दौरान बंद हो गई। उन्नाव के मुख्य मार्गों में हड़कंप मचा है, जहां से आपकी तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से जो है जीएसटी की टीम के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद में सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके भाग निकले। छोटे चौराहे और केसरगंज की सभी मार्केटें इस दौरान बंद हो गई। खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर की फैक्ट्री के सामने मजदूरों ने एक्सीडेंट में कर्मचारी की मौत को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित मजदूरों ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ठेकेदारी से तैनात कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जबकि कंपनी ने इस बात को छिपा रखा था। वहीं कंपनी मैनेजर इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो यहाँ से 11 बजे निकला था और जेके सीमेंट के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी 1 घंटे बाद डेड बॉडी मतलब पुलिस ने बरामद की है और उसको फिर इसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कानपुर में एडमिट है और हमारे अली सर कह रहे हैं कि वो अभी मतलब भर्ती अभी उसकी डेट नहीं हुई है, लेकिन उसकी डेट नाइट में हो गई थी। मैसेज भी आ गई है ग्रुप में। नाम और पता? विवेक नाम उसका, मौदाहा का निवासी है, रिया एंटरप्राइजेज में ड्यूटी करता है। तो वह अम्बेडकर नगर में इन दिनों लगातार नकली पशु आहार बेचने की शिकायतें मिल रही थी। सदरपुर मेडिकल कॉलेज के पास और एनटीपीसी के पास रहने वाले पशु आहार विक्रेताओं ने भी टांडा लीगस थाने में लाखों रुपए के नकली पशु आहार बेचने के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वाट टीम और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए नकली पशु आहार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। स्वाट टीम ने मेडिकल कॉलेज के पास स्थित हरिनगर चौराहे से मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 122 बोरी मिलावटी पशु आहार, 6 बाइक, 1 पिकअप और ढेरों कंपनियों के विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। गिरोह के लोग फर्जी पशु आहार कंपनियों के एजेंट बनकर विक्रेताओं के पास जाते थे और असली पशु आहार दिखाकर माल का ऑर्डर देते थे। बदले में नकली पशु आहार उन्हें थमा दिया जाता था। ये 2 पीड़ित हमारे पास आए थे कि साहब हमको एक फैक्ट्री ने नकली पशु आहार बेचा है और उसके एवज में काफ़ी बड़ी धनराशि इनसे ले लिया। जब उन्होंने किसानों के यहाँ डिलीवरी दी इस बात की, तो किसानों ने देखा कि उसमें डस्ट भरी हुई थी, मिट्टी। तो इसकी कंप्लेन की हमको। इस सिलसिले में हमारी साइबर सेल की टीम इंक्वायरी करना शुरू की। इस इंक्वायरी के दौरान ये पता लगा कि जनपद बुलंदशहर में एक नकली पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है, वहां से ये 10 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। घटना ये हुई कि ये संजीवनी पशुहार है। मैंने एप्लीकेशन एसपी साहब को दिया, एसपी साहब क्राइम ब्रांच को दिया। उसके बाद छानबीन हुआ, 3 दिन के बाद पकड़े गए इन लोग। तो किस तरीके से आपके साथ ठगी करी इन्होंने? मेरे साथ ठगी कैसे करते थे? ठगी करते थे, सैंपल दिखाए। पहले सैंपल दिखाने के बाद 52 बोरी गिराए और 104 बोरी का पैसा ले लिए, 85,000 रुपये। 37,000 रुपया मैंने खाते में ट्रांसफ़र किया और 48,000 रुपया इनको कैश दिया। और लालच के चक्कर में जो कोई भी फंसता है उसको ठगी का शिकार बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कुछ इसी तरीके का हादसा, कुछ इसी तरीके का मामला अभी आज यहाँ अंबेडकर नगर जिले के तहसील टांडा अलीगंज थाना क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे पशु आहार बेचने वाले गिरोह ने कई लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया है। जी हाँ,
और शिकार बनाया है। पहले तो उनको अच्छा माल दिखाते थे और बाद में ठगी करके माल बेचने के नाम पे कूड़ा करकट और मिट्टी नमक तमाम सारी चीजें मिला के पशु आहार में उन लोगों को बेच दिया जाता था। बहरहाल पुलिस और स्वाट टीम की सक्रियता से उन अपराधियों को, उन ठगों को पकड़ लिया। पूरा गिरोह है और उन लोगों को अभी फिलहाल अलीगंज थाने में रखा गया है। आगे की कार्रवाई उनकी चल रही है, लेकिन कुल मिलाजुला के लोगों को बेहद इन दिनों सावधान रहने की जरूरत है। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर। नोएडा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झुग्गियों में लगी भीषण आग सेक्टर 93 गेजा गांव में स्थित है झुग्गियां। आग लगने के कारण अभी अज्ञात हैं। आग बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और साथ ही नोएडा पुलिस भी मौजूद रही। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। झुग्गियों में लगी भीषण आग सेक्टर 93 गेजा गांव में स्थित है झुग्गियां। आग लगने के कारण अभी अज्ञात। आग इतनी फैल चुकी थी कि आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नोएडा पुलिस भी मौजूद रही। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके की ये पूरी वारदात। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है धुएं का गुब्बार पूरी तरह से यहाँ फैल गया है। ये आग जो है सेक्टर 93 गेजा गांव की झुग्गियों में लगी और आग के चलते आसपास के माहौल में भी अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और नोएडा पुलिस भी मौके पर पहुंची। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ के स्मार्ट सिटी सभागार में जिला प्रशासन और मेयर की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान डीएम सूर्यपाल गंगवार, मेयर संयुक्ता भाटिया, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। विकास और शीतलहर से निपटने के लिए तैयारियों पर प्रेस वार्ता की गई। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि ठंड में लोग बाहर सोना पाए, इसके लिए नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों का निर्माण किया गया। शेल्टर होम में खाने पीने की व्यवस्था की गई। गर्म कपड़ों के भी इंतजाम किए गए। 17 स्थायी रैन बसेरे बनाए गए और 7 अस्थायी बन चुके हैं। स्मार्ट सिटी ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मेडिकल उपचार के लिए हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई। बड़े स्तर पर कंबल वितरण भी किए जा रहे हैं। हाँ, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत उचित नहीं है कि सड़क पर या फुटपाथ पर या डिवाइडर्स पर लोग सोएं। सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो इसमें पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। उनकी पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां हैं वो निरंतर भ्रमणशील रहेंगी और उन लोगों के द्वारा भी जो इस तरह के लोग मिलेंगे उनको भी शेल्टर होम्स में। सिद्धार्थनगर के इटावा में कांग्रेस जिला चेयरमैन नादिर सलाम की अगुवाई में बैठक हुई। इस बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें नगर पंचायत प्रशासी की घोषणा को लेकर आगामी भारत जोड़ो यात्रा सिद्धार्थनगर आगमन पर तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम रहे और साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी सुहेल मौजूद रहे। बता दें कि नादिर सलाम को पंचायत प्रत्याशी घोषित किया गया। आज की नगर पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव करीब है। तो इटवा नगर पंचायत में कैसे क्या रणनीति बनाई जाए कि जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार हो यहाँ से चुनाव जीत सके, और उसी के मद्देनजर आज पूरे इटवा नगर पंचायत के हर वार्डों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। निश्चित तौर पर जिस तरह पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा जो जिस जोश के साथ चल रही है उसको देखकर यहाँ लगने लगा, अनुमान लगाने लगे लोग 2024 में आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी बनेगी। तो वहीं सोनभद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक पर कैनवास क्रिकेट प्रतियोगिता का नगवा में आयोजन हुआ। अजीत पटेल और रमाकांत सिंह पटेल के इस प्रतियोगिता का आगमन किया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर इंजीनियर रमेश पटेल, विशिष्ट अतिथि
हरीश द्विवेदी ने फीता काटकर और राष्ट्रीय गान गाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर के खेलों को संरक्षण मिले और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे ग्रामीण स्तर के बच्चों की प्रतिभा में निखार आ सके। मेन खेल प्रतियोगिता का मेन उद्देश्य ये है कि आपसी एक दूसरे से, जो कि बाहर की टीमें आती हैं और खेल भावना से आपस में जुड़ती हैं, इसी बहाने सबके विचारों का आदान प्रदान भी होता है जी। और शारीरिक श्रम के साथ स्वास्थ्य के लिए भी खेल कूद बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से हम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमेशा हमारे छोटे भाई वीरेश जी हैं, पन्ना जी हैं, इधर धीरेन्द्र भैया हैं, लोग हमेशा यहाँ पे कार्यक्रम कराते रहते हैं और अक्सर चाहे मुख्य अतिथि के रूप में चाहे घर के नाते हम लोग हमेशा यहाँ पे हम लोगों का आना जाना लगा रहता है और जो योगदान इन लोगों की अपेक्षा होती है वो पूरा होता है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी और मैनपुरी की नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव पर निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने कन्नौज के विकास के लिए संसद में अपने उठाए मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव बताएं वो और उनकी पत्नी 19 साल कन्नौज से सांसद रहते हुए कौन से मुद्दे सदन में रखे और शायद वो तो पान नहीं खाते तो उनका मुंह बंद क्यों था। गाली देने से काम नहीं चलेगा, उत्तर देना होगा। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने आगामी होने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने बाराबंकी के अपने निजी आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बिना अखिलेश के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती, जहां उन्होंने बेरोजगारी समेत कई अन्य मुद्दों पर घेरा। देखिए, हम सीधे जनता के बीच में रहते हैं। समाजवादी पार्टी गरीब किसान नौजवान की पार्टी है। आज जो सरकार है, न गरीब सुन रही न किसान नौजवान, कहाँ कहीं रोजगार है, कहीं नौकरी लोग ढूंढ रहे हैं। चलिए, सुबह कितने लोग टहलते मिल जाते हैं रोजगार के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था, है और बढ़ा है। ये चुनाव का परिणाम है और आने वाले समय समाजवादी पार्टी और ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।